Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल एडिशन फॉर 2020 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। इस स्पेशल एडिशन में हम हर सेशन में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम शुरू करेंगे हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो इस चैप्टर में हम 3 सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। पहले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज एंड देयर हेड्स इन इंडिया। एंड थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट AGI। अभी हमारे कंट्री के करंट AGI है के वेणुगोपाल, जिनका टर्म जून में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा AGI के पोस्ट में। तो ध्यान रहिएगा, रिज्यूम किया है इन्होंने अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट जो अभी करेंटली है के वेणुगोपाल। अगर हम बात करें AGI ऑफ इंडिया की तो AGI ऑफ इंडिया कंट्री के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। AGI का जो पोस्ट है वो 28 जनवरी 1950 में क्रिएट किया गया है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में डिफाइंड है कि कंट्री के प्रेसिडेंट कंट्री का एक AGI अपॉइंट करेंगे एंड इनका कोई भी कार्यकाल या वर्क ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जब तक कंट्री के प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक वो अपने पोस्ट में काम करेंगे। सो कंट्री के प्रेसिडेंट के हिसाब से ही ये पोस्ट का टर्म डिसाइड होता है। अब अगर हम बात करें हमारे कंट्री के फर्स्ट AGI कौन थे, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंट्री के AGI थे MC सतलवत। MC सतलवत हमारे कंट्री के फर्स्ट AGI थे। एंड अभी जो के वेणुगोपाल है, के वेणुगोपाल हमारे कंट्री के 15th AGI है, जिन्होंने सक्सीड किया है मुकुल रोहतगी जी को। सो मुकुल रोहतगी कंट्री के 14th AGI थे। अब हमने AGI पे अगर बात किया है तो दूसरी चीज़ SGI भी क्लियर होना चाहिए। SGI दैट मीन्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक और पोस्ट होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो SGI की अगर हम बात करें तो SGI सेकेंड लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के। सो SGI सेकेंड लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट के और फर्स्ट लॉ ऑफिसर AGI होते हैं। SGI का मेन फंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस है, जितने भी लॉ रिलेटेड इश्यूज है, उनको रिजॉल्व करना। ठीक है। अब अगर हम बात करें SGI भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में ही डिफाइंड है, बट इनका टर्म फिक्स होता है, ये 3 years टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कंट्री के फर्स्ट SGI की अगर हम बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा CK दफ्तरी हमारे कंट्री के फर्स्ट SGI थे। एंड अभी हमारे कंट्री के करंट SGI जो है तुषार मेहता। तो नाम ध्यान रहे, तुषार मेहता कंट्री के करंट SGI हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पोस्ट पे अभी है KV चौधरी हमारे कंट्री के अभी करंट CVC हैं। अब बात करते हैं CVC का फंक्शन क्या है। विजिलेंस, विजिलेंस कर रहे हैं वो। क्या विजिलेंस कर रहे हैं? टू एड्रेस द करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन को एड्रेस करना, मिनिमाइज करना CVC का मेन फंक्शन है। कंट्री में CVC को फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था फरवरी 1964 में। और हमारे कंट्री के फर्स्ट CVC की अगर हम बात करें तो कंट्री के फर्स्ट CVC रहे N श्रीनिवास राव हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे। एंड अभी अगर करंट की बात की जाए तो KV चौधरी हमारे कंट्री के करंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। नेक्स्ट
अब हम अगर बात करें दैट इज़ चेयरमैन इसरो। इसरो की अगर बात हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं एंड मिशंस बनाते हैं। तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड हुआ था 15 अगस्त 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो ध्यान रहे इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। एंड करंट चेयरपर्सन की बात की जाए तो के शिवन इसरो के करंट चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने सक्सीड किया है एएस किरण कुमार को। सो के शिवन रिप्लेस किए हैं एएस किरण कुमार को। अब अगर इसरो है तो डीआरडीओ भी है कंट्री में। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली मिलिट्री के लिए डेवलपमेंट एंड रिसर्च पर काम करती है, जिसका स्टैब्लिशमेंट 1958 में न्यू दिल्ली में किया गया था। एंड अगर अभी डीआरडीओ के करंट चेयरपर्सन की बात की जाए तो ध्यान रहे डीआरडीओ के करंट चेयरपर्सन है एस क्रिस्टोफर अभी डीआरडीओ के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ एलआईसी के करंट चेयरमैन है एम आर कुमार अभी करंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया में क्या करती है? इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, इंश्योरेंस की सेलिंग करती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है एलआईसी, ये इस्टेब्लिश हुआ था कंट्री में 4 सितंबर 1956 में एंड इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ एसबीआई दैट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन है रजनीश कुमार ने रिप्लेस किया है अरुंधति भट्टाचार्य को। दैट मीन्स अरुंधति भट्टाचार्य को सक्सीड करके रजनीश कुमार अभी एसबीआई के करंट चेयरमैन है। एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में स्टैब्लिश किया गया है मुंबई में। ध्यान रहे 1 जुलाई 1955 हेडक्वार्टर एसबीआई का मुंबई में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई के बाद नाबार्ड, तो नाबार्ड जो है नाबार्ड दैट इज NA स्टैंड फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, एक N इज नेशनल, सो A का क्या होगा? NA स्टैंड फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो चेयरमैन अगर नाबार्ड पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा GR चिंताला अभी करंट नाबार्ड के चेयरपर्सन है, जिन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भानवाला को। हर्ष कुमार भानवाला इनसे पहले नाबार्ड के चेयरपर्सन थे। अब अगर हम बात करें नाबार्ड के इस्टेब्लिशमेंट की, तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान रहे नाबार्ड क्या फंक्शन करता है? नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल के लिए लोन लेंड करता है, एग्रीकल्चर के लिए लेंडिंग करता है लोन। इनके अलावा ग्रामीण बैंक्स RRBs भी एग्रीकल्चर फील्ड में लेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाबार्ड के बाद नेस्कॉम। चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम अभी है केशव आर मुरुगेश नेस्कॉम के चेयरपर्सन है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा नेस्कॉम के बारे में, तो नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जो कि बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया के IT एंड BPO इंडस्ट्रीज़ का। ध्यान रहे नेस्कॉम क्या है? एक ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया में IT एंड BPO इंडस्ट्री का। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टेब्लिश किया गया था 1988 में। कब बना था नेस्कॉम? 1988 में। ठीक है। अब नेस्कॉम के फाउंडर्स भी कभी कभी पूछा जाता है, तो नेस्कॉम के फाउंडर है दिवांग मेहता। ध्यान रखिएगा दिवांग मेहता। और सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन है नंदन नीलकानी। नाम सुना होगा आपने, नंदन नीलकानी प्रेसिडेंट थे UID के। आधार कार्ड जो बन रहा था उसमें नंदन नीलकानी प्रेसिडेंट थे।
ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन है? चंद्रमौली कुमार प्रसाद। कभी कभी आपको मिलेगा सी के प्रसाद, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमौली कुमार प्रसाद और सी के प्रसाद इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है कंट्री में? वो प्रिजर्व करती है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। तो प्रेस को जो फ्रीडम मिली हुई है उसको प्रिजर्व करना प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन है, जो स्टैब्लिश हुआ था 1966 में न्यू दिल्ली में। 1966 में न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है विजय कुमार चोपड़ा। तो करंट चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज विजय कुमार चोपड़ा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और CEA हमारे कंट्री के अभी करेंटली अपॉइंटेड है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ध्यान रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है हमारे कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का मेन काम क्या है? ये चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो एडवाइज़ करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को। ठीक है, ये पोस्ट जो क्रिएट हुआ था बेसिकली 1947 में। 1947 से हमारे कंट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का अपॉइंटमेंट होता है। अगर हम बात करें कंट्री के फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे, तो जे अंजरिया हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। एंड अभी जो है हमारे कंट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र दैट इज़ 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है इंडिया के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि 2018 से पोस्टेड है। एंड इन्होंने रिप्लेस किया था अरविंद सुब्रमण्यम को। तो ध्यान रखिएगा, नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। 16 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यम, जबकि 17 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें चेयरमैन कौन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, तो नीति आयोग के ही CEO, ठीक है, विवेक देवरॉय पहले नीति आयोग के CEO थे, जो कि अब चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो अभी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोरा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दैट इज CEC है सुनील अरोरा। चीफ इकोनॉमिक इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंट्री में। एंड ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि डिफाइंड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इस्टेब्लिश किया गया है 25 जनवरी 1950 में। ध्यान रहे 25 जनवरी 1950 में। अब अगर हम बात करें कंट्री के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सुकुमार सेन कंट्री के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। एंड अभी जो सुनील अरोरा है ये कंट्री के 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एंड इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड है। एक इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लवासा एंड दूसरे हैं सुशील चंद्र और अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर है, जबकि सुनील अरोरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सुनील अरोरा ने रिप्लेस किया है और सक्सीड किया है ओम प्रकाश रावत को। ओम प्रकाश रावत कंट्री के 22nd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एंड 23rd अगर पूछा जाए तो सुनील अरोरा, ये आपको ध्यान रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगर एज लिमिट की बात कही जाए तो ध्यान रखिएगा इनका टर्म 6 ईयर का होता है और 65 ईयर जो भी पहले कंप्लीट होगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले 65 ईयर्स के हो जाते हैं 6 ईयर का टर्म कंप्लीट होने से पहले, तो रिटायर हो जाएंगे। अगर 6 ईयर का टर्म कंप्लीट हो गया है एंड 65 के नहीं हुए हैं तो 6 ईयर का टर्म कंप्लीट होते ही रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कंट्री के अभी करंट चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद
बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जी अभी हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस है, जिन्होंने रिप्लेस किया है किनको? इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस रंजन गोगोई को। जस्टिस रंजन गोगोई को ध्यान रखिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। आर्टिकल 124 में डिफाइंड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब से क्रिएट किया गया है पोस्ट? 1950 से। तो 1950 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो कि डिफाइंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में। कंट्री के फर्स्ट अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो H.J. कन्हैया हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। एंड 46 चीफ जस्टिस थे हमारे कंट्री के रंजन गोगोई। एंड रंजन गोगोई को रिप्लेस करके 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे ये हमारे कंट्री के अब करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो कंट्री के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वहीं अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल M.M. नरवणे और मनोज मुकुंद नरवणे। तो M.M. नरवणे आर्मी के चीफ है। उसी तरह अगर हम बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नेवी के चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे कंट्री में अभी कौन है रिसेंटली? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि हमारे कंट्री के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे अपॉइंटेड है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करते हैं? ऑडिटिंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स के ऑडिट करते हैं। इसके अलावा ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स या पैसे दिए जाते हैं, वहाँ की भी ये ऑडिट करते हैं। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइंड है आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ध्यान रहे आर्टिकल 148 में डिफाइंड है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो क्रिएट हुआ है 1858 में। तो स्टैब्लिश कब किया गया था CAG को? 1858 में। और आर्टिकल ध्यान रहे 148। यहाँ पर भी CAG के 6 ईयर और 65 ईयर एज लिमिट होती है। तो 6 ईयर टर्म होता है, 65 ईयर एज कंप्लीट होने पर रिटायर हो जाते हैं। अब हमारे कंट्री के करंट, ठीक है, हमारे कंट्री के करंट कौन है? ये आपके हमारे कंट्री के करंट CAG जो है राजीव महर्षि है। एंड राजीव महर्षि तो अभी करंट 13th नंबर पे है ना, 13th नंबर के CAG है। वो CAG की अगर बात की जाए तो VN राव कंट्री के फर्स्ट CAG थे, ध्यान रखिएगा। एंड राजीव महर्षि 2020 में करंट CAG है कंट्री के। उसी तरह अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कंट्री को एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एडवाइस करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अजीत कुमार दोवल। यहाँ इंडिया में इनको सिंघम भी कहा जाता है, सिंघम टाइप से एक्टिविटी है इनकी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार दोवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्टर ऑफ बार्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बार्क क्या करता है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर जो है ये न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी देता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एंड भाभा जो है वो 3 जनवरी 1954 में बनाया गया था। किनकी याद में? न्यूक्लियर साइंटिस्ट है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के को ये समर्पित है बार्क, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में। भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर 3 जनवरी 1954, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्टर ऑफ IB, डायरेक्टर ऑफ IB कौन है? क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। सो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है अरविंद कुमार। सो अरविंद कुमार हमारे कंट्री के अभी IB के हेड है और डायरेक्टर है। IB क्या करती है? IB एक इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल एजेंसी है
जो कब बनाया गया था? 23 दिसंबर 1887, ध्यान रहे 23 दिसंबर 1887 में बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सीबीआई भी है। सीबीआई क्या है भाई? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो सीबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था कंट्री में 1 अप्रैल 1963 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्या करती है, इनका क्या मोटो है? इनका मोटो है 3I। 3I मीन्स इंडस्ट्री, impartiality and integrity। इंडस्ट्री, impartiality and integrity। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईबी के बाद फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे कंट्री के अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो करंट फॉरेन सेक्रेटरी है कंट्री के हर्षवर्धन सिंगरेला। हर्षवर्धन सिंगरेला ये हमारे कंट्री के अभी करंट फॉरेन सेक्रेटरी है, जो कि कौन से डिपार्टमेंट से है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज हर्षवर्धन सिंगरेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी कौन है इकोनॉमिक अफेयर्स के अगर पूछा जाए तो श्री तरुण बजाज। तरुण बजाज अभी सेक्रेटरी है इकोनॉमिक अफेयर्स के। उसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? तो डिफेंस सेक्रेटरी है हमारे मिस्टर अजय कुमार। ये बड़े ध्यान से रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स श्री तरुण बजाज एंड डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय कुमार है। तो अजय कुमार काफ़ी बार आपको पूछा जाता है, जो रेगुलर न्यूज़ देखते हैं वो उनको जानते होंगे। नेक्स्ट हम आगे मूव करें तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। तो अभी है निर्मला सीतारमन। इनसे पहले कई बार देखे होंगे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन की, और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो अरुण जेटली भी कई बार शामिल होते थे। तो जीएसटी काउंसिल में जो चेयरमैन है वो फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं। सो अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, अब अगर हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कब से इफेक्टिव हुआ है कंट्री में? 1 जुलाई 2017। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, कब से इफेक्टिव हुआ है? तो 1 जुलाई 2017। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी बेसिकली एक टैक्स है जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मोस्टली एक ग्रुप में डाला गया है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। पहले क्या इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग लिया जाता था, अब उन चीज़ों को मोस्टली कंबाइन करके कॉमन टैक्स बनाया गया है, दैट इज़ जीएसटी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ा भी गया है, जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सारी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, बाकी जो जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो जीएसटी के बारे में अगर कहा जाए तो जीएसटी एक कंप्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंप्रहेंसिव क्यों? क्योंकि बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें डाला गया है, कुछ को छोड़कर, इसीलिए कंप्रहेंसिव है। मल्टी स्टेज है क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस जो कि कहीं प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेजेस है कि भाई एक कंपनी में प्रोडक्शन का हाफ हुआ, फिर नेक्स्ट में हाफ हुआ, देन नेक्स्ट में हाफ हुआ, फिर एडवर्टाइजिंग हुई, मार्केटिंग हुई, सेलिंग हुई, और लास्ट में जाकर कंज्यूमर तक पहुंचा। तो जिस जिस स्टेज पे प्रोडक्शन हो रहा है हर जगह पर ये जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन बाद में उनको ये जीएसटी रिटर्न कर दिया जाता है, एक्सेप्ट फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर को टैक्स रिटर्न नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनको जीएसटी रिटर्न कर दिया जाता है। वहीं अगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात की जाए तो बेसिकली ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी में है वो जहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पर यूज़ और यूटिलाइज्ड हो रहा है फाइनली, वहाँ पर ये टैक्स फाइनली वसूला जाता है, यानी एंड कंज्यूमर के पास वसूला जाता है। कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ है, इस सब का कोई टैक्स नहीं लगता है। डेस्टिनेशन जहाँ कंज्यूम हो रहा है फाइनली प्रोडक्ट और सर्विस, वहीं पर ये टैक्स लगाया जाता है। तो जीएसटी बेसिकली एक कंप्रहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसमें अगर हम बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने कुछ स्लैब्स इसमें बनाई हैं। एग्जाम में स्लैब्स बहुत पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट स्लैब है 0%, सेकंड स्लैब है 5%, थर्ड स्लैब है 12%, देन है 18% और देन है
28%, जो लग्जरियस चीज़ों के लिए है 28%। तो ध्यान रहे आपको 0, 5, 12, 18 एंड 28%। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्लैब में है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 0, 5, 12, 18 एंड 28% जीएसटी स्लैब में है। वहीं जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या क्या वसूलती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, बेसिकली पेट्रोल, अल्कोहल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सारी चीज़ें बेसिकली जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी, जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी ही है, दैट इज अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे अभी सेक्रेटरी है जीएसटी काउंसिल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन जो है अभी एस रवि है। एस रवि जो है बीएसई के चेयरमैन है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि बीएसई एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में किया गया था, जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में हम देखते हैं। तो 1875 में मुंबई में बीएसई जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बट वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का फर्स्ट और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। अब अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ है विक्रम लामे। विक्रम लामे अभी एनएससी के एमडी एंड सीईओ के पोस्ट पे है। वही एनएससी का स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो ये 1952 में स्टैब्लिश हुआ है मुंबई में, ठीक है, 1952 में मुंबई में स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। अब अगर हम CII की बात करें तो CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, बेसिकली एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एंड इसका स्टैब्लिशमेंट 1895 में न्यू दिल्ली में किया गया था। 1895 में न्यू दिल्ली में किया गया था, जिसके अभी करंट प्रेसिडेंट है विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर अभी CII के प्रेसिडेंट है। उसी तरह अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FICCI संगीता रेड्डी, फिक्की की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। अब फिक्की की अगर हम बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बेसिकली इंडस्ट्री एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इंडस्ट्री एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1927 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था महात्मा गांधी की एडवाइस पर। 1927 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था महात्मा गांधी के एडवाइस पर। किन्होंने बनाया था? GD बिरला, घनश्याम दास बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने मिलकर, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने मिलकर के महात्मा गांधी के कहने पर फिक्की 1927 में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। तो फिक्की के संगीता रेड्डी आपको अभी करंट प्रेसिडेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिक्की के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ फसाई, FASSI। फसाई है क्या? फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बेसिकली अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जिसका एस्टैब्लिशमेंट अगस्त 2011 में न्यू दिल्ली में किया गया था। अगस्त 2011 में न्यू दिल्ली में किया गया था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है वो क्या करते हैं? वो प्रिंसिपल एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के पोस्ट पर कौन है हमारे कंट्री में? प्रोफेसर K. विजय राघवन। प्रोफेसर
के विजय राघवन ने रिप्लेस किया है आर चिदम्बरम को। आर चिदम्बरम बेसिकली एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। आर चिदम्बरम, डॉक्टर आर चिदम्बरम न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। वहीं प्रोफेसर के विजय राघवन जो है, के विजय राघवन, वो एक बायोलॉजिस्ट है और वो 26 मार्च 2018 से इस पोस्ट पर है। दैट मीन्स प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के पोस्ट पर है। उसी तरह अगर हम बात करें कि स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन की अगर बात पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा रवीश कुमार इस पोस्ट पे अभी है। उसी तरह अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। नीति आयोग कब बना था, क्या करती है नीति आयोग? अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में। 2015 में नीति आयोग बेसिकली क्या काम करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया में एक एडवाइजरी बॉडी है नीति आयोग। नीति आयोग के अगर चेयरमैन पूछा जाए तो ध्यान से करिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। जबकि सीईओ अगर पूछा जाए तो आपको टिक करना है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है, जबकि चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि जनवरी 1 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा दो चीज़ें जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है, उसमें से एक है एसोचैम। एसोचैम की अगर हम बात करें तो एसोचैम क्या है? ASSOCHAM। एसोचैम जो है ये अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एक अपेक्स बॉडी है ट्रेड एसोसिएशंस की इंडिया में, जिसको किन्होंने बनाया था, किन्होंने फाउंड किया था? डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने 1920 में न्यू दिल्ली में क्या एसोचैम का स्टैब्लिशमेंट किया था, जो कि एक अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन है इंडिया का। इसके प्रेसिडेंट भी डॉक्टर निरंजन हीराचंदानी ही अभी एट प्रेजेंट है, जिसके 3 ब्रांचेस है, अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता में। तो ये आपको ध्यान रखना है एसोचैम। एसोचैम के अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक और पॉइंट जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होते हैं? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि RTI हम बेसिकली फाइल करते हैं, उसका रिप्लाई करने के लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हेड है उस डिपार्टमेंट के, उसे हम कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बेसिकली रिजॉल्व करते हैं RTI को, ठीक है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उसके अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान रहे, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 मैक्सिमम 10 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ड्यूरेशन हुआ करता था, वर्क ड्यूरेशन और टर्म हुआ करता था 5 ईयर का, जिसे 2019 में रिड्यूस कर दिया गया है 3 इयर्स का। तो अब अपॉइंटमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का 3 इयर्स का होता है। ये पोस्ट कब से क्रिएट हुआ है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का? 12 अक्टूबर 2005 से। तो 12 अक्टूबर 2005 से हमारे कंट्री में जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कंट्री के फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कौन थे, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू हबीबुल्ला हमारे कंट्री के डब्ल्यू, दैट मीन्स वाहजद हबीबुल्ला हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। एंड करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि 10th नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है बीमल जुल्का, जो कि फरवरी 2020 से अज्यूम किए हैं 10th CIC का पोस्ट, जिन्होंने सक्सीड किया है सुधीर भार्गव को। तो 9th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे सुधीर भार्गव, लेकिन करंट यानी 10th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे बीमल जुल्का, जिन्होंने फरवरी 19, 2020 से अपना पोस्ट रिज्यूम किया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके बहुत ही काम के हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं।